वेलकम टू स्टडी IQ। आज ऐसे राइटिंग का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करेंगे, कुछ ऑफकोर्स टिप्स से स्टार्ट करेंगे जो कंटिन्यूएशन है कल की थीम से, और साथ ही साथ में हम एक टॉपिक को देखेंगे उसी थीम से कनेक्ट करते हुए कि कैसे आप लोगों को अपना पूरा का पूरा राइट अप देना है। ऑफकोर्स आपको रिटन एबिलिटीज़ रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव करते रहना है। ये तो इंपॉर्टेंट सजेशन हम लोग काफ़ी बार दे ही रहे हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे राइटिंग का जो कोर्स है ये ऑफकोर्स एक फ्री कोर्स है। आप हमारे अन्य पेड कोर्सेज के बारे में जाके हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ में ये जो कोर्स के PDF हैं ये भी आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके देख सकते हैं। आप हमारे को-फाउंडर को टायरलेस सोल के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या आप सिर्फ डॉक्टर गौरव गर्ग ढूंढ के उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान में रखने हैं बिफोर हम लोग आज का टॉपिक ऑफ द डे देखेंगे कि किसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि एक वेल रिटन ऐसे वही ऐसे होता है जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देता है, जो जितना ज़्यादा हो सके कंटेंट रिच हो, जिसमें जितना ज़्यादा हो सके पर्सपेक्टिव्स हो। एक तरह का रिजिड अप्रोच नहीं रखना है आपने, और साथ ही साथ में एम्बिगुअस भी नहीं रखना है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हमें सजेस्ट करते हैं कि रिजिड नहीं होना है आपने जजमेंटल नहीं होना है अपने ऐसे के अंदर। ये नहीं है कि आप अगेंस्ट हैं तो आप पूरा का पूरा अगेंस्ट ही लिख रहे हैं, आपको उसके प्रोज भी देखने हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों होने चाहिए, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों होने चाहिए। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, इस सजेशन में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ऑथर जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी रीडर है, उसको पता चलना चाहिए दैट आप एज एन ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने थॉट प्रोसेस में। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, क्लियर रहना है, आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस दिखाना है अपने रिटन एबिलिटीज में। क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस रिटन एबिलिटीज में होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आपको श्योरली दिखाना है अपने एग्जामिनर को, राइट। ऑफ कोर्स कंटेंट रिच होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके कंटेंट रिच होना चाहिए। बीट अबाउट द बुश नहीं करना है आपने अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। मेक श्योर करना है कि एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, क्रिस्प सेंटेंसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पूरी की पूरी वीडियो सीरीज के द्वारा मेक श्योर करना है कि आप हमारे साथ अच्छी तरह से अपने CSS को मास्टर कर सके। एंड अनडाउटेडली अगर आप CSS को मास्टर कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे ऐसे में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के। तो अगर हम बात करें व्हाट इज CSS, दैट मीन्स आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ में आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। इन 3 पैरामीटर्स पे, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल पे ही वो आपको इवैल्यूएट करते हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सारे एस्पेक्ट्स को जितना ज़्यादा हो सके उनको मास्टर कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं आज का फोकस ऑफ द डे क्या है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपको एक मैडमैन की तरह विचारों को सोचना है। एक दो लोगों ने पूछा था कि अगर कोई नया टॉपिक है तो हम कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है, या अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है, उसके थ्रू भी आप एक तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं उन आइडियाज को, राइट। और ये टेक्निक्स हम ऑफ कोर्स आगे जाके कुछ एग्जांपल्स में भी देखेंगे, पूरे की पूरे ऐसे राइटिंग टेक्निक्स जब हम शेयर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, राइट। लेकिन आज का मेन फोकस क्या है, मैडमैन की अगर आपने भूमि निभा ली है, आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे और टॉपिक्स जहां पर आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होंगे, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो आपने पढ़ रखा है उसके बारे में, और जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से अपने ऐसे में डाल सकें। लेकिन आज का फोकस उस मैडमैन से हटके, अब आपने मैडमैन को मास्टर कर लिया जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प करता है, और आज आपको जो भूमिका निभानी है वो है एक आर्किटेक्ट की। आपको एक आर्किटेक्ट बनना है, और जिस तरह से आर्किटेक्ट आपको आपकी पूरी बिल्डिंग, आपको आपके पूरे हाउस, आपको आपके पूरे ऑफिस का ब्लूप्रिंट देता है, आपको एक मेंटल ड्राफ्ट बनाना है अपने दिमाग में। आपको एक तरह का मेंटल ड्राफ्ट बनाना होगा जो कि एक लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज है, राइट। जो जो पॉइंट्स आपके मैडमैन ने आपको ढूंढ के बताए हैं, 5 से 6 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आपने लॉजिकल फ्लो में डालना है कि ये एग्जाम्पल मेरी इंट्रोडक्शन को बेहतर इंट्रोडक्शन बनाएगा। और आपको साथ ही साथ में बकेट्स में डिवाइड कर देने हैं अपने पॉइंट्स को, कि ये मैं इंट्रोडक्शन में यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ,
ये बॉडी में और साथ ही साथ में ये कंक्लूजन में। तो अब आपको आज जो आपको इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी है अपने ऐसे राइटिंग के प्रोसेस में, मैडमैन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आज आपको आर्किटेक्ट बनना है, पूरे के पूरे जो एसेस है उनको बकेट के अंदर डालना है। ऑफ कोर्स जब तक आप ऑलमोस्ट 5th या 6th लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरा प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएगा कि मैडमैन कौन है, आर्किटेक्ट कौन है और कौन से अन्य भाग और रोल्स आप निभाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप बकेट इन इंफॉर्मेशन करेंगे, जो जो चीज़ें आपने सोचिए आप उनको एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाएंगे। यहाँ पर अगेन लीव रूम, थोड़ी सी जगह छोड़िए कि कोई एकदम से आइडिया लिखते लिखते अगर आपके दिमाग में आएगा तो उसको भी आप अकोमोडेट कर पाएं। थोड़ा सा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज एन आर्किटेक्ट, आप ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। तो जो आपने पॉइंट सोचे हैं आप उनका ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, रफ ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, जहाँ पर आपने स्केच करके बकेट आउट कर दिया है। सो अगर हम बात कर रहे हैं लाइक एन आर्किटेक्ट प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट, माइंड ड्राफ्ट आपने प्रिपेयर करना है जो कि एक लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक कोई दे रखा है, आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट लिख लिया है और साथ ही में ही कोई और उदाहरण आप दे रहे हैं। एक लॉजिकल फ्लो बनना चाहिए, एक नैरेटिव होना चाहिए, एक तरह की कहानी आपने प्रस्तुत करनी है। और कहानी का ये मतलब नहीं है कि आप एक तरह का स्टोरी कुकअप करने लगे, लेकिन एक फ्लो में आइडियाज आने चाहिए, एक तरह का नैरेटिव उसमें बनना बेहद जरूरी हो जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो एज एन आर्किटेक्ट आप क्या क्या भूमिकाएं निभाते हैं जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं। आप अपने थॉट प्रोसेस को बकेट करते हैं लॉजिकल ग्रुपिंग्स में। लॉजिकली फॉर एग्जांपल अगर आप एक पॉइंट दे रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम उठा लेते हैं और उस टॉपिक के पॉइंट को आप दे रहे हैं, हम आगे जाके इसको देखेंगे भी कि क्या हम इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसी पॉइंट से रिलेटेड आपने वही रेलेवेंट आंसर्स, वही रेलेवेंट एग्जाम्पल्स वहां पर उस पैराग्राफ में डालने हैं। ये नहीं है कि उदाहरण कुछ और है, पॉइंट कुछ और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से एज एन आर्किटेक्ट इनको सॉल्व करना है। ईच पैराग्राफ आइडियली शुड हैव 1 पॉइंट। हर एक पैराग्राफ एक पॉइंट कन्वे करना चाहिए, जो कि आपने 4 से 5 या 5 से 6 पॉइंट जो आपने कलेक्ट कर लिया अपने दिमाग के अंदर, वो 200 से 250 शब्द का ऐसे लिखने के लिए, राइट। ये एक स्टेज है जहां पर आप अपने पूरे के पूरे आइडियाज को एक तरह का स्केलेटन दे रहे हैं, एक आउटलाइन दे रहे हैं। और इसीलिए ये स्टेप हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हैं लॉजिकली, ताकि एक लॉजिकल कनेक्शन नैरेटिव बन पाए। तो ये चीज जरूरी हो जाती है। माइंड ड्राफ्ट है, लेकिन जैसा कि कहा गया इतना रिजिड मत होइएगा इस टाइम पे, क्योंकि कल या परसों जब हम देखेंगे लेक्चर्स में और क्या स्टेप्स होते हैं अच्छा एक तरह का ऐसे बनाने के लिए, तो वो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो रिजिडिटी, वो स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से क्रिस्प बनाना वो कौन से स्टेज पे आता है। लेकिन यहाँ पर आपको बकेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब अगर हम आज का टॉपिक देखते हैं तो साइंस एंड रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है और ये काफी कॉमनली भिन्न भिन्न तरह के प्रकारों में आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब अगर हम साइंस एंड रिलीजन की बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स इशू है, मे बी अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि रिलीजन किसी ना किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देता है। अब यहीं से ही मैडमैन अगर हमारा काम कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा दैट दिस टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स टॉपिक। और ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? ये टॉपिक इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगर हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट पायनियर कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मासेस। रिलीजन एक तरह का ऑलमोस्ट ओपीएम की अगर हम बात करें नशा है मासेस के लिए, ताकि तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल और काइंड ऑफ उन्होंने क्वेश्चन किया था रिलीजियस बिलीफ्स को, राइट। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास ऐसे लोग होंगे रिलीजन में जो कि बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो एग्नोस्टिक हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो एथीस्ट हैं, राइट। तो इस तरह के लोग भी हमारे पास होते हैं जो एथीस्ट कहलाए जाएंगे, जो भगवान में बिलीव नहीं करेंगे। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं दैट दे आर नॉन बिलीवर्स, राइट। और वहीं पे ही इतने सारे लोग जो हैं वो कि बिलीवर्स भी होंगे। और क्योंकि ये चीज है यहाँ पर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, राइट। तो हमारे ब्रेनस्टॉर्म मैडमैन ने पहले ही हमें बता दिया कि इंट्रोडक्शन देते हुए ही अगर आप पहले ही एग्जामिनर को बता देंगे दैट रिलीजन एंड साइंस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज देर आर बोथ काइंड्स ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल, देर आर बोथ कैटेगरीज ऑफ पीपल हु पॉपुलेट दिस प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल, we've got believers and we've got disbelievers, we've got atheists, we've got followers. So ये अगर आप अच्छी तरह से इसको अपनी इंट्रोडक्शन पॉइंट में, ये आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गया कि आप
पहले पैराग्राफ के माध्यम से बताएंगे कि ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है और आप क्या क्या व्यूज और ओपिनियंस रखेंगे। तो साइंस एंड रिलीजन, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनका एक जॉइनिंग वर्ड, तो पहला आपका टॉपिक मैडमैन ने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपकी एज एन आर्किटेक्ट पहली बकेट डल गई कि कॉम्प्लेक्स आइडिया है। कॉम्प्लेक्स आइडिया के लिए क्या क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा एक दो कोटेशन, जैसे कार्ल मार्क्स का रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मासेस, या फिर आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा वेल रेड होंगे उतना ही ज़्यादा आपको पता होगा। सो अगर हम बात करते हैं जर्मन फिलोसोफर की, सो जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्से, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, इन्होंने लगभग 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कह दिया था गॉड इज डेड, और यहाँ से शुरू होता है फेथ जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग गया था पूरी की पूरी सोसाइटी का भगवान के अंदर, पर्टिकुलरली अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। और प्लस जब वर्ल्ड वॉर्स हुए, राइट, ऑफ कोर्स हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना इफेक्टेड नहीं रहे थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर्स हुए तब और ज्यादा लोगों का विश्वास डगमगाने लग गया कि एक तो ह्यूमैनिटी के अंदर डगमगाने लग गया कि क्या ह्यूमन काइंड में इतनी भी ह्यूमैनिटी बची है, और अगर गॉड है तो वो कैसे इतना ग्रूसम अटैक होने दे सकते हैं। और इस पीरियड को हम तभी मॉडर्निज्म भी कहते हैं। तो ऑफ कोर्स हम अपनी इंट्रोडक्शन में ही डाल सकते हैं कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, स्पेशली बिकॉज कार्ल मार्क्स ने कहा है रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मासेस, नीत्से ने बोला हुआ है कि गॉड इज डेड, देयरफॉर वी हैव गॉट अ सॉर्ट ऑफ एन एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तभी इन सारी बिलीफ की वजह से तो हम लोग इसको शुरू भी कर सकते हैं दैट द जीनियोलॉजी ऑफ एंटागोनिज्म, जीनियोलॉजी मतलब बर्थ से लेके आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट, द genealogy of religion, the genealogy of the antagonism, antagonism हो जाता है एक तरह का उनके बीच में opposition, antagonism between science and religion is evident, as all of us know there are multiple views about both science and religion being two opposite pillars. There are both categories, people who are rationalists, people who are considered to be followers. तो इस तरह से आपने पहले ही अपना bucket कर लिया एज एन आर्किटेक्ट कि कॉम्प्लेक्सिटी आप बताएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देके, एक दो इंपॉर्टेंट उदाहरण देके आप इस टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। अब अगर आप टॉपिक को दोबारा से एनालाइज करते हैं, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करना है। टॉपिक से कभी भी अगर आप डाइग्रेस करते हैं, आप प्लीज याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आप अपने गोल वो जो है एग्जाम को क्लियर करने का, वो आप डेफिनेटली मतलब आप लिटरली उससे दूर भाग रहे हैं अगर आप टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर दोबारा से आप टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपके आर्किटेक्ट ने बोल दिया कि भाई आपको बताना है कि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, राइट। अब अगर हम सेकेंड बकेट को देखते हैं कि बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे कि आर वी इन फेवर और आर वी सेइंग कि हाँ ये अपोज्ड है, वही हमारा टाइटल बता देगा। टाइटल कह रहा है साइंस एंड रिलीजन, मतलब एंड ये दोनों के दोनों, और इसीलिए आप अब यहां से अपना सेकेंड बॉडी शुरू कर सकते हैं दैट इवन दो एज शोन अबव देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, हाउएवर दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, राइट, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक कंप्लीटली। तो यहां पर आपने क्या कर दिया है, आपने प्लेइंग सेफ कर दिया है, बिकॉज यू हैव गिवन अ पर्सपेक्टिव कि इवन दो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन इनके बीच में जो एंटागोनिज्म है, इनके बीच में जो ऑस्टेंसिबल लड़ाई है, वो एक्चुअली में एक तरह की लड़ाई है नहीं। क्यों लड़ाई नहीं है वो ऑफ कोर्स आप एग्जांपल्स देके देख सकते हैं, और अगर आप एग्जांपल्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की, राइट, तो आप वो एक दो एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अगेन रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे राइटिंग को परफेक्ट करने के लिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। आई वुड रेकमेंड ऑफ कोर्स कल या परसों के बाद हम लोग लेक्चर सीरीज के बाद कुछ कुछ रेकमेंडेड बुक्स भी दिया करेंगे। अगर आप उन बुक्स को अच्छी तरह से नहीं भी पढ़ पाए तो एटलीस्ट कुछ कुछ समरीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में बहुत मददगार रहेंगी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप मे बी एग्जाम्पल दे सकते हैं रामानुजन का। अगर आप बात कर रहे हैं ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की, तो ये इन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरम्स इन्वेंट कर दिए थे जो किसी और को समझ में भी नहीं आते थे उस जेनरेशन में, जिस जनरेशन में ये पूरे चीज़ें इन्वेंट कर रहे थे। और एक बार इनके कॉलीग ने पूछा, हार्डी के भी थ्योरम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हार्डीज थ्योरम्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और हार्डी से एक बार पूछा गया था, हार्डी ने रामानुजन से पूछा कि हाउ डू यू इन्वेंट दीज थ्योरम्स जो कि हमारे बिल्कुल पल्ले भी नहीं पड़ते हैं। एंड एट दैट टाइम रामानुजन रिप्लाइड सेइंग दैट इन माई ड्रीम्स आई एम विजिटेड बाय अ गॉडेस हु एक्चुअली हैज ऑल दीज थ्योरम्स रिटन ऑन हर टंग एंड आई जस्ट कॉपी पेस्ट द थ्योरम्स, राइट। तो यहाँ पर
हमें दिख रहा है कि देयर इज अ साइंटिफिक पर्सन रामानुजन हु इज अ रिलीजियस बिलीवर, देयरफॉर दे आर टुगेदर, राइट। तो ये अगर आप एक दो एग्जांपल्स अपनी बॉडी में लिख देते हैं, तो जो आपने कहा है कि आपने स्टार्टिंग में कहा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके पार्ट्स हैं, कई कई लोग सोचते हैं कि ये पूरा साइंस एंड रिलीजन टुगेदर है क्योंकि एंटागनिस्टिक नहीं है, और इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे कि रामानुजन, राइट। और भी कहीं इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी बात करते हैं तो ही वाज अ स्टॉन्च वेजिटेरियनिज्म का फॉलोअर करने वाले, तो वहां पर भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में भी रिलीजन आ रहा है, राइट। या फिर आप कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं दैट इवन दो दिस इंटायर टॉपिक इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, फिर आपकी थर्ड बकेट आ सकती है हाउएवर मेनी पीपल बिलीव, फॉर एग्जाम्पल दैट रिलीजन एट टाइम्स इज कंसिडर्ड टू बी, राइट, रिलीजन को जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो अल्टीमेटली काफी बार देखा गया कि उसका एक्सप्लॉइट कर देते हैं, दे लेवरेज रिलीजन फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, दे लेवरेज रिलीजन फॉर अल्टीरियर मोटिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक ने क्या कहा था, विलियम ब्लेक की बहुत ही खूबसूरत पोएम जो ऑलमोस्ट हम सब अपनी छोटी क्लासेस में देख चुके हैं, टाइगर, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाले बुकलेट से नहीं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली बुकलेट से। उसमें वो कहते हैं कि हम कितनी बार देखते हैं कि लोगों को रिलीजन के नाम पर बता दिया जाता है ताकि वो लड़े ना, उनको पैसिफाई कर दिया जाता है दैट गॉड विल लुक आफ्टर इट, और इसी की वजह से लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप एक दूसरा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं दैट समटाइम्स इट्स नॉट लाइक यू नो रिलीजन इज मेकिंग श्योर कि लोग थोड़े बहुत बैकवर्ड रह जाएं कभी कभी इन सम सिनेरियोज। तो यू हैव गिवन अ वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव ऑन द एंटायर टॉपिक एंड अल्टीमेटली यू कैन से दैट इवन दो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, हाउएवर साइंस एंड religion are not divorced, rationality and religion they are not divorced, they are actually wedded to each other। and यहाँ पर एंड में मे बी आप एक दो लोगों को कोट कर सकते हैं जैसे चार्ल्स पियर्सी स्नो, जिन्होंने अपना ऐसे दिया था, लेक्चर दिया था टू कल्चर्स के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि लिटरेचर, रिलीजन और साथ में साइंस दे शुड ऑलवेज बी इन कंजंक्शन विद ईच अदर, दे शुड ऑलवेज बी टुगेदर। तो एज एन आर्किटेक्ट ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप सोचेंगे आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे, आपको और अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना ज्यादा हो सके आप अपनी बकेट कर रहे हैं, बकेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, वहीं से ही आप स्टोरी बनाते बनाते आए बॉडी के ऊपर, जहां पर आप एग्जांपल्स दे रहे हैं कि किस तरह से साइंस एंड रिलीजन आर वेडेड टू ईच अदर। साथ ही साथ में आप कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं दैट नो डाउट अल्टीमेटली ये एक तरह का सिक्लिकल प्रोसेस भी हो गया, इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू एंड दे कैन बी वेडेड एंड दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी एग्नोस्टिक एंटागनिस्टिक ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने ओपन एंडेड रखा है। सो आपके जो बेस्ट अगर कॉम्प्लेक्स इशू है आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उन्हें ओपन एंडेड रख रहे हैं दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, लेकिन एम्बिगुअस नहीं रखना। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर ओपन एंडेड डज नॉट मीन्स बीइंग एम्बिगुअस। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर देख रहा है, वो कह रहा है बच्चे का कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, राइट। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये तभी आप अपनी क्लैरिटी तभी समक्ष रख पाएंगे जब आपके खुद के दिमाग में एक तरह का फ्लो प्रॉपर बनेगा उस टॉपिक को लेके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट एज एन आर्किटेक्ट आफ्टर द मैटमैन हैज डन द वर्क ऑफ सर्चिंग द पॉइंट्स फॉर यू, आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पॉइंट्स आपके मैडमैन ने, आपके अंदर के मैडमैन ने आपके लिए सर्च करे हैं, आप एज एन आर्किटेक्ट उनको अच्छी तरह से बकेट आउट कर रहे हैं। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्टरी शेल शेल का मतलब है किसी तरह का कवरिंग, राइट। जैसे आपको पर्ल्स शेल के अंदर मिलते हैं, तो आपका जो इंट्रोडक्टरी शेल है, आपका इंट्रोडक्टरी जो बकेट है, उसमें ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं कि यूजुअली रिलीजन एंड साइंस आर कंसिडर्ड टू बी एंटागनिस्टिक, राइट। द एंटागनिस्टिक दैट मीन्स उनके बीच में एंटागनिज्म है, प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एग्जांपल्स टू डिसअप्रूव दिस एस्पेक्ट, राइट। लेकिन ऐसा सही नहीं है, तो आपने इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे ही बता दिया ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है, ये टॉपिक काफी रिच है, ये टॉपिक काफी वेरीगेटेड है, राइट। तो वहां से आपने एक फ्लो बनाना है एंड देन यू आर इनवाइटिंग द एग्जामिनर टू रीड योर आंसर, राइट। ऑफ कोर्स क्रिस्प एंड कंसाइज एग्जांपल्स होने चाहिए कि जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि दे आर रादर वेडेड, तो हम लोगों ने एक बहुत ही कंसाइज एग्जांपल लिया रामानुजन का, या फिर हम अदर साइंटिस्ट के बारे में भी देख सकते हैं जो कि काफी रिलीजियस थे। सो दे आर समवेयर डाउन द लाइन वेडेड बिकॉज सारे के सारे जो साइंटिस्ट है दे समहाउ गेटिंग देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम रिलीजन। एंड यहाँ पर आप डिफाइन भी कर सकते हैं दैट फर्स्ट
फर्स्ट इट्स इम्पेरेटिव, तो आप अपनी इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बिफोर वी अनअर्थ द टॉपिक इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इंपॉर्टेंट, बिफोर वी अनअर्थ द टॉपिक इट इज इम्पेरेटिव टू डीकोड द मीनिंग ऑफ, ये कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको ये पूरे के पूरे ऐसे कोर्सेज करते हुए तक आप मास्टर कर जाएंगे, और ये ज़रूरी होगा कि अगर आप इनको यूज़ करें तो ऑब्वियसली एक तरह का स्टाइल आपका अच्छा इंप्रूव हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कंटेंट, स्ट्रक्चर, स्टाइल, तो स्टाइल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द वे यू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ आप ऑफकोर्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रेजेज ऑफकोर्स हम एक लेक्चर के माध्यम से कवर अप करेंगे। इट इज इम्पेरेटिव टू डिकोड द मीनिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन, साइंस एसोसिएटेड विद रैशनैलिटी, रिलीजन इज एसोसिएटेड विद द पर्सन्स बिलीफ, रिलीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सुपरनैचुरल पावर, एंड एज वी आर डिफाइनिंग रिलीजन एज बीइंग अ सुपरनैचुरल पावर, देयरफॉर वी नीड टू बी वी नीड टू बी कॉग्निसेंट, अंडरस्टैंड की जगह आप यूज कर सकते हैं कॉग्निसेंट, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड। वी नीड टू बी कॉग्निसेंट दैट ऑल साइंटिस्ट एंड ऑल रैशनलिस्ट have looked forward towards some sort of a supernatural, they've looked towards some sort of a supernatural beliefs or supernatural power which has helped them as an inspiration। तो ये जो साइंटिस्ट है ये भी अपनी इंस्पिरेशन के लिए सुपरनैचुरल फोर्स को देखते हैं, और वो सुपरनैचुरल फोर्स कुछ भी नहीं है बल्कि रिलीजन है, राइट। और आप कंक्लूड करते हुए भी लिख सकते हैं दैट देयर हैज बीन अ स्पेट, राइट। अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कंक्लूजन में कंक्लूजन बकेट में आप लिख भी सकते हैं देयर हैज बीन अ रीसेंट स्पेट, राइट, इन द नंबर ऑफ गॉडमैन्स गेटिंग कॉट, राइट। हम लोग कितना देख रहे हैं कि न्यूज में आता रहता है कि कोई ना कोई गॉडमैन या तो लेकिन ठग के चार्जेस पे पकड़े गए, या राइट्स के चार्जेस पे पकड़े गए, या रेप के चार्जेस पे पकड़े गए। तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन कि देयर इज अ रीसेंट स्पेट इन द नंबर ऑफ गॉडमैन्स गेटिंग कॉट। हाउएवर दैट इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन मीन्स अ पर्सन्स बिलीफ इन द सुपरनैचुरल पावर, in the presence of something which is way more powerful than humankind, right। तो ये चीज आपको क्लैरिफाई करनी है, तभी अगर आपने बिगिनिंग में ही लिख दिया है कि let us first begin, let us commence to decode the meaning of religion and science, तो ये चीज आप बेटर कर सकते हैं। So conclusion में आप लिख भी सकते हैं despite the fact that there is a recent spate in the number of godmen getting caught which makes us anxious about knowing more about religion, however we need to understand that religion is just not one's relationship with the godman, religion is actually your relationship with the supernatural force, right। तो ये सारी की सारी चीजें आपके आंसर को बिल्कुल वेल राउंडेड रखेंगी, उनको पता चलेगा कि आप जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, यू आर एक्चुअली ओपन टू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। और यहाँ पर आपको एक लास्ट चीज जो याद रखनी है, क्यों पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों आपके ओपन एंडेड आंसर ज्यादा बेटर माने जाएंगे दैन वर्सेस कि अगर आप बहुत ही, और स्पेशली कॉम्प्लेक्स इश्यूज में, तो ये आपको टिप याद रखनी है, ओपन एंडेड होने चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स इशू में ओपन एंडेड इसलिए सजेस्टेड है क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं आपके पास भिन्न भिन्न तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपके पास मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए, और साथ साथ में एबिलिटी टू थिंक होना चाहिए कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ये आपके ओपन एंडेड थॉट प्रोसेस से भी दिखती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, आप ट्रबल शूटर हैं कि नहीं, तो इसीलिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप रिजिड नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रोसेस को ही सही नहीं मान रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली बीइंग ओपन एंडेड, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। ऑफ कोर्स अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी आपके पास इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ में मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग वेल, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेक श्योर कि आप अपने आप को मैडमैन की तरह आज के टॉपिक, जैसे कल के टॉपिक में आपने मैडमैन को आई एम श्योर अच्छी तरह से परफेक्ट कर लिया होगा एस्पेक्ट को, आज अपने आर्किटेक्ट एस्पेक्ट को अच्छी तरह से कवर अप कीजिए। ट्राई टू बकेट आउट एंड मेक श्योर दैट देयर इज अ लॉजिक फ्लोइंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द बॉडी टू द कंक्लूजन। ये एक मेंटल ड्राफ्ट का फेज होता है, एंड यहाँ पर मेक श्योर दैट यू आर बीइंग स्लाइटली केयरफुल कि आप इतने ज्यादा रिजिड नहीं हो रहे, क्योंकि यू कैन अकोमोडेट अदर ओपिनियंस ऑल्सो, राइट। एंड make sure that you're reading and completing all the write-ups which are there. Thank you.